नमस्कार दोस्तों। बात मुलाकात के इस खास सीरीज में हम लेकर आए हैं एक खास मेहमान आपके लिए, देश के सुप्रसिद्ध कथाकार एस.आर. हरनोट जी, जो सिर्फ एक साहित्य कर्मी ही नहीं, वो एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं और संस्कृति कर्मी भी हैं। बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों और आंदोलनों से जुड़े रहते हैं और निरंतर उनका एक हिमालय मंच है, हिमालय पर्यावरण मंच एवं साहित्यिक मंच, उससे उनकी निरंतर साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियां चलती रहती हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैं इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए उनका एक थोड़ा सा परिचय। हरनोट जी का जन्म शिमला के तहसील सुन्नी में 22 जनवरी 1955 को हुआ था। इन्होंने एमए हिंदी और पत्रकारिता में किया है। इसके साथ इनके अगर रचना कर्म पे बात करें तो ये बहुत लंबी सूची है, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है। इनकी किताबें पंजा 1987, आकाशबेल 1987, हिमाचल के मंदिर और उनसे जुड़ी लोक कथाएं 1991, पीठ पर पहाड़ 1992, यात्रा 1994, हिमाचल एट अ ग्लांस 2000, दारोशम अन्य कहानियां 2001, हिमाचल से जान पहचान 1996, हिडिम उपन्यास इनका बहुत चर्चित उपन्यास रहा है 2004 में, माफिया 2004, जीन काठियम अन्य कहानियां 2008, मिट्टी के लोग 2010, आधार चयन कहानियां 2012, लिटिल ब्लॉक गिर रहा है, बहुत ही अच्छा कहानी संग्रह है जिसे विशेष तौर पर मैंने भी पढ़ा, वो 2014, हिमाचल प्रदेश मंदिर और लोक श्रुतियाँ, ये भी इनकी किताब है 2016, 10 प्रतिनिधि कहानियां 2017 में, नदी गायब है 2018 में, ये पर्यावरणीय चेतना के अंतर्गत लिखी गई किताब है। कैट स्टॉक जो है वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है इनकी किताब का, जिसे कैम्ब्रिज स्कॉलर पब्लिशिंग हाउस ने छापा है और ये वहाँ के पाठ्यक्रम में लगी हुई है 2018 में। कीले कहानी संग्रह जो है वो 2019 में आई है और इस तरह से इतनी सारी कहानियाँ और तरह तरह के लोक जीवन से जुड़ी चीज़ों से संबंधित इनके संकलन और साथ में उपन्यास, ये सारी चीज़ों की सृजन धर्मिता से ये लगातार जुड़े रहे हैं। तो सर, मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ लिखना, पढ़ना और साथ में सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहना, ये सब आप एक साथ कैसे कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दो चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि आभारी इसलिए कि आपने कवि कुंभ का जो विशेषांक अभी निकाला हिमाचल के लेखकों पे, जिसमें मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान, तो उसकी रिलीज के लिए आप शिमला आए और आश्चर्य ये भी था कि आपके पाँव में इतनी मोच आई हुई थी और उसके बावजूद भी आपने वो दौरा रद्द नहीं किया। तो आपका और त्रिपाठी का उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और दूसरी बात यह है कि शिमला का ये जो आजकल का मौसम है ये बहुत ठंडा होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि रात को पारा जो है ना वो माइनस चला जाता है। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी ठंड में भी आप लखनऊ से दिल्ली होते हुए शिमला आए और जो आपकी एक प्रतिष्ठित पत्रिका है कवि कुंभ, ये अंक हिमाचल के लेखकों पे हैं और उसको रिलीज करना, दिसंबर अंक आप पर भी केंद्रित है। चलो हाँ, मेरे ऊपर भी है, उसके लिए तो बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ आपका। तो उसके रिलीज की आपने यहाँ सोची और इस ठंडे माहौल में आपने एक ऊर्जा भर दी और एक बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण माहौल हुआ आपके आने से भी। और एक दूसरी बात तो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो ठंड का मौसम है, इसको जो ऊष्मा दी वो दो संस्थाओं ने बहुत दी। एक तो मैं हिमाचल भाषा कला एकेडमी और उनके सचिव डॉक्टर करम सिंह का आभारी हूँ, और एक ओकार्ड इंडिया दिल्ली का जो पुस्तक मेला लगाती है, उन्होंने पुस्तक प्रदर्शनी लगाई और डॉक्टर साहब की परिकल्पना थी, हमने भी थोड़ा सहयोग दिया कि उसमें गुप्ता जी भी, डीके गुप्ता जी भी शामिल रहे, तो हमने एक साहित्यिक उत्सव उसके साथ जोड़ा। तो इससे क्या हुआ कि ये जो सर्द माहौल था, ये सर्दियाँ जो थी एक ऊष्मा में तब्दील होगी एक हफ्ते के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ
क्रिसमस का जश्न, दूसरी तरफ आज न्यू ईयर का होने वाला है, और इस बीच हम एक अलग दुनिया में, एक साहित्यिक दुनिया में शब्दों के साथ हम एक परिसंवाद और संवाद करते रहे हैं। और दूसरा आपने प्रश्न किया था काम का, तो सचमुच मैं आपको मतलब मन से और सच्ची बात है कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये काम। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो मेरा साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं था, दूसरा मैं बहुत एक गरीब परिवार से और पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ। मतलब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो मैंने मैट्रिक करी, 5वीं करी, वो अपने गांव से करी, वो स्कूल था सौभाग्यवश। उसके बाद जो मैं उसमें 8वीं का परीक्षा के लिए या स्कूल के लिए गया तो वो 7 किलोमीटर था, और इस तरह 14 किलोमीटर का आना जाना होता था। तीसरी बात ये थी कि जब मैट्रिक करनी थी तो वो स्कूल मेरा 14-15 किलोमीटर था, जिसमें आना जाना 30 किलोमीटर होना था। लेकिन इस बीच व्यवधान आया कि 8वीं के बाद घर वालों ने कहा कि नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, आप खेती बाड़ी करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि मैं पहला ही लड़का था उस टाइम जो वो था। लेकिन जो अभाव थे हमारे, जो मतलब व्यवधान थे, और जो मैं पिता की स्थिति देखता हूँ, घर हमारे पास नहीं था, जमीनें थी, लेकिन एक ऐसी धार है हमारी, वहाँ पानी 6-6 किलोमीटर से हम लाते थे। तो मेरा यही था कि मैं आगे पढ़ूंगा, और जो कर्जा हमारे ऊपर था, जो अभाव थे, भाई उसको एक अच्छे उसमें ले जाऊंगा। तो जैसे कैसे मैंने मैट्रिक की, और उसके बाद में शिमला आ गया, क्योंकि अब तक शिमला आने तक 1972 में मैंने मैट्रिक की, 1973 में मैं शिमला आ गया था। अब तक कोई लिखने का कोई रुझान नहीं था, मुझे साहित्य का ABC पता नहीं होता था। और लेकिन फिर मैंने कई काम किए यहाँ पे, और उसके बाद 1973 में मेरी जो मैंने साक्षात्कार दिए, वो 3 जगह मैंने 1973 में मेरी शादी भी हुई, और उसके बाद तत्काल नौकरी भी लग गई। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी जो धर्मपत्नी आई उसके भाग्य से नौकरी लगी, मतलब उसी टाइम एक सहयोग था है। और शिमला में जब मेरी नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई थी उद्योग विभाग में, तो वहाँ मैंने 7 साल दीपिका का काम किया, लेकिन मेरे को भाया नहीं हो दीपिका पर। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए, और फिर मैंने पढ़ाई भी शुरू की, और वहाँ से रिजाइन करके मैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में एक स्टेनोटाइपिस्ट के रूप में आ गया। लेकिन मेरी पढ़ाई भी जारी रही, और उसी बीच मेरे को लिखने का थोड़ा सा शौक भी हुआ, क्योंकि मेरे एक अधिकारी थे, वो ट्रैवलॉग लिखते थे, तो वहाँ से मैंने लिखना भी शुरू किया। और धीरे धीरे मैंने कई काम किए। एक तो जो पिछड़ापन गाँव का था, उसके लिए एक संस्था बनाई, ग्रामीण विकास समाज संस्था, जिसके माध्यम से गाँव में काम किया। दूसरा, मैंने तरुण संघ में बहुत बड़ी संस्था होती थी पंजाब केसरी की, जिसका मैं हिमाचल का संयोजक बना, और हमने बड़े बड़े लोक कार्य, मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम हमने किए, नाटक भी लिखे और मंचन भी किए उनके। और उसके साथ फिर फीचर राइटिंग भी हुई। लेकिन बहुत देर बाद फिर कहानियों की तरफ मेरा रुख हुआ, कि कहानी में हम कुछ बेबाक चीज़ें कह सकते हैं, कि भाई उसमें हमारे को एक ये लिबर्टी होती है कि हम अपनी बात आसानी से कर सकते हैं। तो फिर वही सिलसिला, जैसे आपने किताबों का सिलसिला बताया कि 1979 में पंजा आ गया था, और अब जो आखिरी किताब मेरी आई 17 में, वो किले हैं। तो लोग मुझसे यही पूछते कि आप समय कब निकालते हैं। तो मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी कुछ पता नहीं है, मेरा कोई रूटीन नहीं है लिखने का। मेरी कोई इस तरह की रचना प्रक्रिया नहीं है कि मैं बैठा हूँ और रात दिन लगा हूँ। मतलब जब मुझे टाइम मिलता है, मुझे खुद ही पता नहीं होता कैसे वो चीज़ें निकल जाती हैं सारी। तो ये पाठकों का प्यार होगा, घर वालों का सहयोग होगा, और आप सबका स्नेह है, जिससे कि मैं इतना काम कर लेता हूँ। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना कि हरनोट जी का एक बड़ा ही संघर्षमय बचपन था, युवावस्था थी, और शायद जीवन की इन परेशानियों से दो चार होकर और उन संघर्षों से गुजरने का जो मादा इनके अंदर आया, उसकी वजह से इनकी कहानियों में एक जीवंतता है, एक जो लोक जीवन की पूरी छाप है वो है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन संघर्षों ने आपको ज़्यादा ऊर्जावान, रचनावान बनाया, और इसलिए आपकी जो कहानियाँ हैं वो किसी को भी बिल्कुल अपनी कहानी सी लगती है, और उसमें जो एक पहाड़ के जीवन का संघर्ष है, एक जो लोक दर्द है, वो सारी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं।
तो हरनोट जी ने बचपन से युवावस्था तक जो संघर्ष किया और उसके बाद जो इनका लेखन शुरू हुआ, कहीं ना कहीं समाज ने उसे बहुत सराहा, स्वीकारा और कितने ही तरह के सम्मान और उपलब्धियां इन्हें मिली। जैसे कि दारोशम अन्य कहानियों के लिए 2003 का अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान इन्हें मिला। 2007 में हिमाचल राज्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। जीन काठियम अन्य कहानियों के लिए 2009 में पाखी का इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव जेसी जोशी शब्द साधक जनप्रिय लेखक सम्मान मिला है। मिट्टी के लोग के लिए 2012 का प्रथम जगदीश चंद्र स्मृति सम्मान मिला है। पर्यटन और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन एवं साहित्य सम्मान मिला है। क्रिएटिव न्यूज फाउंडेशन दिल्ली द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान, अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड, हिमाचल केसरी अवार्ड, हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ द्वारा साहित्यकार सम्मान, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा श्रेष्ठ सम्मान, मालवा रंगमंच समिति द्वारा हिंदी सेवा सम्मान, समाचार पत्र दिव्य हिमाचल द्वारा हिमाचल दिस वीक हिमाचल एक्सेलेंस अवार्ड, एक्सेलेंस अवार्ड दिव्य हिमाचल के द्वारा इन्हें 2 बार मिला है 15 और 19 में। और इस तरह से हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधार सेवाएं विभाग द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान भी इन्हें मिला है। तो एक लंबी सूची है इनकी उपलब्धियों की और इनके सम्मान की। ये सम्मानों की इतनी लिस्ट मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी कि इसे आप जाने, ये इसलिए कि एक व्यक्ति जो अपने निजी जीवन में बहुत गहरे संघर्षों से जूझता हुआ, जीवन की बहुत सारी विपरीत स्थितियों से लड़ता हुआ जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का वो दंश, उसका दर्द और उसके संघर्ष का मादा उसे एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व देते हैं। और उसके बाद जो रचना धर्मिता आती है वो कहीं ना कहीं हर एक पाठक को अपने आप से जोड़ती है। तो इस तरह के हरनोट जी आज हमारे साथ हैं, हम सबके बीच में हैं। कई एक विश्वविद्यालयों में इन पर पीएचडी चल रही है। इनकी कहानियों पर कई सारी लघु फिल्में बनी हैं, इनकी कहानियों पर कई सारे नाट्य मंचन हुए हैं और एमफिल और पीएचडी के लिए पता नहीं कितने बच्चे इन पे कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। तो एक बहुत ही सहज सुलभ, एक सिंपल इंसान हरनोट जी ने अपने आप को एक इतना विशिष्ट इंसान के रूप में ये जनता के सामने आए हैं। और जो भी साहित्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं इनका बहुत आभारी है कि इनकी वजह से एक हमें बहुत ही सहज साहित्य पढ़ने और देखने को मिलता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ हरनोट जी के लेखन के अलावा, अधिकतर मैं ये देखती हूँ कि कुछ लेखक बहुत अच्छे लेखक होते हैं लेकिन वो साहित्यिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों से थोड़ा सा अपने आप को किनारे रखते हैं, वो अपने रचना कर्म में ही लगातार जुटे होते हैं। तो आपका जो एक आपकी एक दिलचस्पी है, आपका एक रुझान है कि आप निरंतर इस तरह की गतिविधियों में लगे होते हैं, इसे आप किसी भी लेखक के लिए बेहतर मानते हैं या आपको ये लगता है कि इसमें कुछ समय जाया हो रहा है? आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, मेरा मानना है कि अगर हम लेखक हैं तो हमारा एक समाज के प्रति लेखन से तो उत्तरदायित्व तो है ही, लेकिन हम जो समाज में जो हम कुरीतियाँ देखते हैं, शोषण देखते हैं या बुराइयाँ देखते हैं या अंधविश्वास देखते हैं, उसके प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो हम लोगों को मुझे ये लगा कि मैं एक सच्ची बात कहूँ तो जब मैंने लिखना शुरू किया था फीचर राइटिंग, तो यहाँ का गिरिराज साप्ताहिक जो मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार का है, और उसमें ऐसे ऐसे संपादक बैठे हुए थे, जब मेरी रचनाएं जाती थी वो फाड़ के टोकरी में डाल देते थे। मैं एक सच्चाई आपको बता रहा हूँ। और उन दिनों कुछ और भी पत्रिकाएं थी हिमाचल की, मुझे छापता नहीं था कोई नहीं। तो उसके बाद फिर क्योंकि जैसे पंजा, आकाशपेल और ये पीठ पर पहाड़ 3 कहानी संग्रह आए, इनका किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। सिर्फ ज्ञानरंजन जी को मैंने जब भेजा तो उन्होंने मेरे को एक बहुत लंबा पत्र लिखा था जिसमें एक लाइन लिखी थी उन्होंने कि हरनोट, तुम्हारे पास बेहद कच्चा माल है जहाँ से तुम एक बड़े लेखक की छलांग लगा सकते हो। तो बड़ा लेखक तो नहीं, लेकिन मैं साहित्य की तरफ अग्रसर हुआ। और देखो, मैं एक बात भी मानता हूँ कि दोस्तों ने मेरा बड़ा साथ दिया, जिनमें से देवेंद्र गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं कि जब जो मेरा दरोश संग्रह आया, जिसमें बिलियाँ बतियाती जैसे कहानियाँ हैं, माफिया हैं, दरोश है और 20 फुट के बापू जी जिनके कैमरे से भी अनुवाद हुए हैं,
गुप्ता जी मेरे को याद है उस टाइम मेरे डिप्टी डायरेक्टर थे शायद लॉटरीज उन दिनों। तो हम क्या करते थे, मैं कहानी लिख के इनके पास चला जाता था और धूप में मेरी कहानियां सुनते थे। मतलब इस तरह के मेरे को बहुत लोग मिले। तो इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ गुप्ता जी का। तो वो इसलिए भी कि आज इनको ये लगा कि सेतु का विशेषांक जो कल रिलीज हो रहा है, क्या मतलब 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत है, उन्होंने मेरे ऊपर केंद्रित किया है। और एक आम धारणा होती है कि लेकिन जब वो पेन नहीं पकड़ सकता, जब वो बूढ़ा हो जाता है या वो चले जाता है संसार से, तब कोई सोचता है कि भाई इसको बड़े बड़े पुरस्कार दे दो, आप उसकी प्रशस्ति करो। तो क्या फायदा होता है उन प्रशस्तियों से? ठीक है ना, आपके जीते जी तो आपको कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो मैं उस सेतु का भी और आपने जो विशेषांक निकाला उसके लिए भी दोबारा आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो यही सब है कि फिर मुझे ये लगता था कि जो उपेक्षाएं मैंने मतलब दफ्तर में या साहित्य में झेली, मैं ये चाहता था कि वो जो नए बच्चे आगे आते हैं या मतलब जो दूसरे लोग हैं या मतलब साहित्यिक जो एक्टिविटीज है जो सही मायने से होनी चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने हिमालय साहित्य मंच का गठन किया। जैसे गुप्ता जी ने बोला कि क्रिएटिव राइटर्स फोरम के भी हम 3 लोग, हमारी तिकड़ी बड़ी मशहूर होती थी यहाँ पे, मेरी, गुप्ता जी की और राजेंद्र राजन की, जो वहाँ से ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुए वहाँ बिल्कुल में। तो हमने क्रिएटिव राइट फोरम का वो गठन किया और उससे हमने बड़े राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए। और मैं गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वो बचा रखी है संस्था और उसके साथ सेतु जोड़ दिया। अब वो संस्था के ये अध्यक्ष हैं और सेतु उनकी पत्रिका है और पता नहीं कहाँ का वो सेतु अब मतलब वो चल रहा है वो सारा ना, वो संवाद का सेतु है, शब्दों का सेतु है और साहित्य का सेतु है वो। तो इस तरह हमने साहित्य मंच का जब गठन किया, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन इसका पिछले 10-15 साल से कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं लेते इस संस्था के लिए। हमने, आप देखो कि हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम इससे किए। सबसे बड़ा हमारा जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पहला कार्यक्रम चर्चित हुआ था वो 3-4 साल पहले जो हमने कालका शिमला भलकू रेल यात्रा निकाली थी। क्योंकि ये माना जाता है कि जब अंग्रेजों के सर्वे नहीं हो रहा था तो एक अनपढ़ इंजीनियर थे, मजदूर थे भलकू, जिन्होंने परमाणु से लेके शिमला तक सर्वे किया था अपनी लाठी के साथ। ठीक है ना, तो उनको भूल रहे थे लोग। तो हम एक आइडिया आया कि भाई हम उस चलती रेल में साहित्यिक संवाद करें। तो हम 30-35 लेखक वो यात्रा हमने शुरू करी और फिर हम पर्यावरण यात्राएं भी हमने ट्रैक से करी। तो बड़ा चर्चित कार्यक्रम हुआ। तो इससे क्या हुआ कि सबका प्यार मिला और अब हम नए लोगों के साथ मिलके पंचायतों में जाके साहित्य आम जन हमने टाइटल दे रखा है, जिससे हम दूर दूर की संस्थाओं के बीच जाते हैं, लोगों से लोगों की सुनते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं। तो इस तरह के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। किसी को रिलीज का बच्चों को, जिन लेखकों को कोई मंच नहीं मिलता, उनको हिमालय मंच ने मंच दिया, क्रिएटिव राइटर्स फोरम ने दिया। ठीक है, और फिर हमने एकेडमी के साथ, क्योंकि भाषा एकेडमी ने जब से करम सिंह जी आए उन्होंने बड़ा हमारा सहयोग किया। तो हम 2-3 संस्थाओं ने मिलके, क्योंकि जरूरी होता है अगर कोई एक संस्था के लिए चाय भी पिला देता है तो हमारे लिए बड़ा सहयोग हो जाता है। तो इसलिए भी हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए। तो मेन फोकस हमारा ये रहता है कि हम नए लोगों को जोड़े, नए साहित्यकारों को जोड़े, उनकी किताबों पर चर्चा करवाएं। जैसे अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया कि जो दिवंगत हो गए उनसे कोई नहीं पूछता लेखकों को। तो हमने अभी पीछे जो कार्यक्रम किया वो करोगे याद, तो बहुत याद आओगे। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को याद किया कि जिनके नाम भी भूल चुके थे लोग। तो 12 लोगों का पूरे दिन का कार्यक्रम था। तो इस तरह से भी हम कर रहे हैं कार्यक्रम। तो यही एक चीज़ है कि मैं अपने उत्तरदायित्वों को निभा रहा हूँ और जिसमें मेरा जो सहयोग है, साथ है, स्नेह है, अपनापन है, वो मेरे सब साथी दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हरनोट जी ने ये कहा कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है और मुझे भी ये लगता है कि हाँ, साहित्यकार होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी नैतिक, साहित्यिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना उससे भी बेहतर बात है। और हर एक साहित्यकार के अंदर ये चेतना होनी चाहिए कि वो अपने आसपास में अपने नए लोगों के लिए, नए पौध के लिए क्या बेहतर एक साहित्यिक, सामाजिक संरचना को गढ़ सकता है। इसके साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि अपने समकालीन लेखकों में एक बेहतर कथाकार के रूप में चूंकि आप जाने जाते हैं, तो आप कौन से कथाकारों की कहानियों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपको अपने साथ वाले लेखकों में कौन से लोग ज़्यादा अपील करते हैं? आप देख रहे होंगे फेसबुक पे मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है
तो किताबें खरीदने का बहुत शौक है। जी। लेकिन पढ़ना भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ रही है कि बहुत चीज़ें छूट जाती है। और क्योंकि अस्वस्थता मेरी रही, मेरे को साइनस की बहुत पहले प्रॉब्लम हो गई थी। उससे क्या होता है कि जैसे मैं उपन्यास पढ़ लेता हूँ तो मेरे को कोई महीने बाद पूछे कि आपने उपन्यास पढ़ा, तो कई बार मैं टाइटल भी भूल जाऊँ, तो मेरे को दोबारा रिकलेक्ट करना पड़ता है वो। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जिस उपन्यास को मैं पढ़ता हूँ उसका एक छोटा सा टिप्पणी उसमें बना देता हूँ। तो समकालीन में मतलब मैं अपने को, मेरे को ये पूछते हैं सब कि भाई आप किस लेखक से प्रभावित थे। मैं सबको बोलता हूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो काफ़ी पहले चले गए थे। उसके बाद मैं माँ के साथ था, मैं अकेला बच्चा था, घर का अकेला लड़का था माँ का। तो मैंने जो माँ का संघर्ष देखा, जो माँ का संघर्ष था वो सृजन था उस गांव में कि भाई मतलब वो कैसे लोगों को जोड़े रखती थी। अकेली रहती थी वो, घर में नौकरी में यहाँ थे, तो उनके पास बिल्लियाँ होती थी, जैसे बिल्लियाँ बताती है, उनके पास 2 बिल्लियाँ थी। वो सच्ची कहानी है, मतलब उस तरह से ना। तो वो उनके साथ कैसे संवाद थे, वो अपने चूल्हे के पास से जब किसी गाय को उनका नाम लेके आवाज़ देती थी, वो बोलती थी वो गाय वहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि किसी लेखक की रचनाओं को पढ़ने से ज़्यादा उस माँ ने मुझे ये अंकुर दिए। और मेरे पिताजी बहुत अच्छे कलाकार थे, और वो भी मतलब लोक के थे, वो बहुत शहनाई के, और वो बहुत अच्छी अच्छी जो लोक नाट्य हैं उनमें वो रहते थे सारे। तो वो भी एक बीज था, लेकिन साहित्य का पता नहीं था। तो उसके बाद जब होश आया सारा कि भाई साहित्यिक तरफ हमें जाना चाहते थे, तो यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह जी से यहाँ भी हमने एक संस्था फेस बनाई है, एक संस्था जो डॉक्टर कुमार कृष्ण की थी, जो रिटायर हो गए वहाँ से, और काफ़ी अच्छे कवि भी हैं और चर्चित कवि हैं और आलोचक भी है। उनके साथ मैं रहता था, जिन्होंने शायद मुझे ये जो पंजा और काशवेल है वो उनकी वजह से वो कहानियाँ दोनों छपी। उनका मैं आज सच्चे मन से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज़्यादा आभार डॉक्टर बच्चन सिंह जी का करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ आते थे शिमला में, और जैसे पंजा कहानी है तो उन्होंने वो पंजा कहानी का गुफा में पाठ सुना था, और उससे बोला हनोट तुम लिखो, उसमें लोग आ जाए, उस तरह से वो बातें करते थे। और आज वो नहीं है डॉक्टर बच्चन सिंह, लेकिन हिमाचल प्रदेश से जो उनका जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, उन्होंने मुझे एक टिप्पणी के साथ दर्ज किया उसमें। तो मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है कि मतलब लोग पूछते हैं क्वेश्चन मेरे से कि भाई आज भी शोध छात्र की आपको डॉक्टर बच्चन सिंह ने कैसे ले लिया, कैसे। तो मुझे क्या, वो पढ़ते थे मुझे। तो इसी तरह आगे फिर ज्ञानेंद्र संप्रभु की कहानियाँ पढ़ी। प्रेमचंद से मैं काफ़ी वो रहा कि भाई वो बात करते थे जो कोई नहीं करता था। उन्होंने हर मुद्दे पे लिखा, और एक आम जन की उसमें बात कही उन लोगों ने। तो उसी तरह रेणु थे आगे, उसी तरह काफ़ी लोग, और समकालीन भी बहुत ऐसे लोग हैं। मतलब फिर भी 2-4 नाम जो आपको प्रभावित करते हो, आप साथी दोस्तों में जिन लोगों को आप पढ़ना पसंद साथी तो जैसे हिमाचल की आप बात करें तो यहाँ भी कुछ लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे काफी, अब मेरे को नाम भूल रहे हैं, तो लेकिन जैसे वंदना राग है वहाँ पे, आनंद हर्षुल है वहाँ पे, और मैं नाम भूल जाता हूँ, और गिरिराज किशोर, हाँ नहीं, जो मतलब समकालीन, एक तो युवा मैंने बोला ना, समकालीन है हमारे। समकालीन में गिरिराज ठोर से मैं काफी हो रहा, दूधनाथ सिंह मेरे यहाँ रहे, विजय मोहन सिंह जी यहाँ रहे, उनका स्नाती है, श्रोत्री जी का मेरे को बहुत वो मिला। और आप देखो कि उन्होंने मुझे बहुत वो कमलेश्वर जी ने, है ना, और आप बिलीव नहीं करेंगे कमलेश्वर जी ने मेरी कहानी बिल्लियाँ बताती है, जो एक कालजयी रचना खंड आए उनके 5, उसमें लिए हैं। लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य कह सकते हैं आपकी, मैं उनको नहीं मिल पाया। इतने लेटर हैं उनके मेरे पास कि उनसे मिलना नहीं हुआ। नामवर जी ने जब मेरा हिडिंब रिलीज किया था तो मैं तब मिला था उनसे, ठीक है ना, और उससे ऐसा संवाद नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने दूरदर्शन में जो उनके कार्यक्रम आते थे, वो एक सवाल आता था ना उनका, जिसमें दूरदर्शन में किसी एक किताब पे बोलते थे। तो मैं नामवर सिंह जी का नाम भी नहीं जानता था जब उन्हें दरोश पे चर्चा करी थी वहाँ पे। तो मैं गांव में था, किसी ने मुझे बोला नोट तुम्हारी नामवर जी कर रहे हैं, तो अब मैं बोल तो सका नहीं भाई नामवर जी कर रहे हैं दूरदर्शन में। फिर मैं शिमला आया वापस, फिर मैंने पहले तो ये पता कि अभी नामवर जी है कौन, तो सच्ची बात है। तो उसके बाद जब बताया कि वो बहुत बड़े आलोचक है, तो मुझे इतना गर्व हुआ कि वो नामवर जी दारोश पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो ये पब्लिक एजेंडा आता था, उन्होंने आर्टिकल लिखा, अब इन्होंने भी टिप्पणी डाली है, गुप्ता जी ने भी उनकी। उसके बाद फिर मेरी वो ये जीन काठी आई,
उस पे उन्होंने बोला, मतलब इतना बढ़िया हिटिंग पे उन्होंने बोला लगातार। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि नए लोग और पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं उन पे नाम और जी बोले, तो बहुत बहुत आभार है। और मुझे तो लेखन में मतलब शायद नई पीढ़ी एक लगातार कहानीकार की श्रेणियों में आ रही है, लिख पढ़ रही है, तो नई पीढ़ियों में आपको क्या लगता है, एक वरिष्ठ कथाकार होने के नाते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि कहानी लिखते वक्त उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और वो क्या है उनके लेखन में, वो क्या चीज़ आनी चाहिए जो उनके लेखन को थोड़ा कालजयी बना सके? मुझे हमेशा मतलब जो मेरा संपर्क होता है यहाँ भी हम लोगों से बात करते हैं, युवा बहुत मिलते हैं मुझे युवा लोग, तो मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले तो अध्ययन बहुत ज़रूरी है कि अपने समकालीनों को भी और अपनी पिछली पीढ़ी को भी वो, क्योंकि अब अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। मतलब वो फिर वही है कि आप हड़बड़ी में हैं, आप आपाधापी में है और आप जल्दी चर्चित होना चाहते हैं, तो एक ठहराव की बहुत ज़रूरी है कि आप अध्ययन करें और जिस रचना को आप लिखें उसको वो छपने की ख्वाहिश ना हो उसमें। उसको जैसे मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं अपना उदाहरण भी देता हूँ कि मेरी कहानी चाहे चर्चित हो चाहे ना हो, लेकिन मैं मेहनत बहुत करता हूँ उसमें। आप अगर मेरी कहानियाँ गौर से देखोगे, लोग ये बोलते हैं कि औपन्यासिक वो है उसमें, उपन्यास लिखो आप इस पे, और मुझे खुद भी लगता है। तो अब एक एक कहानी के लिए मैं एक प्रोजेक्ट की तरह लेता हूँ एक कहानी, ठीक है ना। तो वो मतलब जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाता, और कई ड्राफ्ट बनते हैं, अब तो कंप्यूटर पे बनते हैं, तो तब तक मैं नहीं लिखता। इसलिए नई पीढ़ी को यही है कि मुझे लगता है वो बहुत जल्दबाजी में है लोग, हाँ, क्योंकि फेस की दुनिया है, वो उसके साथ भागना चाहते हैं वो, जिसमें ठहराव की बहुत ज़रूरी होती है। और आपकी रचना आए तो कम से कम उसकी धमक होनी चाहिए उसकी रचना की, उसका जो मतलब एक साहित्यिक ग्लैमर है, ग्लैमर शब्द में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसका भी एक सौंदर्य होता है कि जो कहानी आपके सामने आती है तो उसमें वो बड़े अध्ययन से, बड़े उससे, और बहुत से युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाएं पुरस्कृत कर रही है, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं उनके लिए। अब इतने लोग, इतने नाम है, याद नहीं रहते ज़्यादा। तो आपने जैसा कि सुना कि उन्होंने कहा कि थोड़ा ठहर के लिखने की ज़रूरत है और ज़्यादा अध्ययनशील होने की ज़रूरत है और छपा से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। तो इस तरह के बड़े अच्छे कोटेशंस हमें मिले हमारे वरिष्ठ कथाकार हरनोट जी से। और मुझे लगता है कि कहानी लिखने पढ़ने वाले लोगों को हरनोट जी को जानना चाहिए, समझना चाहिए और इस विश्वास के साथ रहना चाहिए कि अगर आप सच में अच्छा लिखते हैं तो आप ज़रूर नोटिस किए जाएंगे। और साहित्य जगत में ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे और लिखे पढ़े को कहीं से भी न नोटिस किया जाए। तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ रहें। और फिर इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, चूंकि हरनोट जी को भी पता नहीं था, असल में कवि कुंभ जो है वो एक कविता केंद्रित पत्रिका है, कहानियां हम नहीं छापते, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय हो सकता है कि हमने किसी कथाकार पर कोई विशेषांक क्यों केंद्रित किया। तो जैसे कि हमारी पत्रिका का एक फॉर्मेट है कि हमारे कई तरह के आलेख होते हैं और उसमें हम उपन्यासकार और कथाकार सभी को लेते हैं। तो हरनोट जी को लगातार पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि एक जो कवि कुंभ का एक व्यापक राष्ट्रीय दायरा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से एक शोधात्मक तरीके से एक अच्छे विशेषांक को बनाया जाए और उसे आम पाठकों तक लाया जाए कि लोग ये जान सके कि जब कोई कथाकार कहानी लिखता है तो लिखने पढ़ने के क्रम में वो किन किन चीज़ों से, किन किन भावनाओं से, किन किन दौर से गुजरता है, उसके साथ वाले लोग उसकी रचना धर्मिता को लेकर क्या सोचते हैं और उसके लिखे पढ़े को लेकर दूसरे लोग जो है वो किस तरह की भावाभिव्यक्तियां दे रहे हैं। तो सर, मैं ये अंक चूंकि अब लोकार्पित हो चुका है, तो हमने जो भी एक मेहनत की है या इसमें जो भी सामग्री डालने की कोशिश की है उसको लेकर आप कितने संतुष्ट है, और कवि कुंभ को लेकर एक छोटी प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगी। सबसे छोटी प्रतिक्रिया तो है कि मुझे आपने कवि बना दिया इसमें, जबकि मैं कवि नहीं हूँ और मैं कविताएं नहीं कहता उनको, मैं टिप्पणियां कहता हूँ छोटी छोटी, क्योंकि उन कविताओं में मेरी कहानी छिपी रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास प्लॉट है तो मैं बजाय हाथ से लिखने के वो कविता
जैसे ही मैं कुछ लिख देता हूँ और इसलिए फेसबुक पे इसलिए डालता हूँ कि उसको पढ़ता रहूँ, और वो कोई प्रचार प्रसार, हालांकि वो प्रचार प्रसार के लिए होती है, लेकिन उससे जो टिप्पणियाँ मिलती हैं, जो लोग बात करते हैं, उससे कहानी बन जाती है मेरी वो। तो आपने इसमें वो चीज़ को पहली बार किसी मैगजीन में ये कविताएं आपने आपको मैं बताऊं सर कि कोरोना काल में जो भी वरिष्ठ कथाकार रहे हैं, मैं लगातार नाम लोगे, वो नासिरा शर्मा जी रही हूँ, ममता कालिया जी रही हूँ, इस तरह की एक लंबी सूची है जिन लोगों ने लगातार कविताएं लिखी और दी। बाकायदा हमें वो कविताएं भेजी गई और हमने छापा, मतलब बहुत मृदुला गर्ग जी तक ने दे दी कि अरे रंजीता कविताएं कुछ मैंने भी लिखी है। तो ये हमारे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था, लेकिन मुझे लगता है कि वही जो एक होता है कि बहुत छोटी सी भावनाएं जो तुरंत हैं, तो वो कविताओं की शैली में आती हैं, और कथाकार जो है वो कभी भी कहीं ना कहीं होता है, तो इसलिए हमने आपकी कविताएं। आपने इसमें दुर्लभ सामग्री ली, और मेरे लिए तो आश्चर्य है ये अंक भी और गुप्ता जी का भी, इन्होंने मुझे अभी तक नहीं बताया था कि वो ऐसे ही है, क्योंकि ऐसा ये रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार हैं गुप्ता जी, और रंगमंच इनके नस नस में बसा हुआ है। जब कुर्सी पे होते थे एचएस अधिकारी थे, तब तो सीधे पर्दा खुलता है, तभी पता चलता है कि अंदर क्या होने वाला है। और मेरे को भी इन्होंने ऐसे, वो घर में आते थे, क्योंकि वहाँ तो पारिवारिक रिलेशन है, घर में आते थे, बोलते छोटा सा इंटरव्यू लेना है, कब बोलते थे कि अब इन्होंने, मैं तो हैरान हूँ कि जो इन्होंने कहानियाँ छापी हुई है इसमें, हालांकि मेरे से मांग सकते थे कि आप पीडीएफ दे दो कुछ, तो इन्होंने नहीं मांगी हो। और मुझे एशिया बुक डिपो वाला बताते हैं कि आपकी किताबें कौन ले गया, तो इनके घर में पंजा से लेके किले तक मेरी किताबें पढ़ी हुई है, और मैं चकित भी होता हूँ कि बहुत जो साथ के लोग होते हैं वो तो विरोध ही ज़्यादा करते हैं, किताबें किस कौन पढ़ता है, लेकिन फिर भी आपका तो, आपने एक बड़ा दुर्लभ काम इसमें किया, जो मेरी फेसबुक की टिप्पणियाँ थी, क्योंकि त्वरित थी वो, थोड़ी सी मतलब वो आक्रोश भरी हुई टिप्पणियाँ थी वो, और थोड़ी सी सामाजिक थी, उसको इसमें आपने ढूंढा उन टिप्पणियों को, तो इसलिए कवि कुंभ का ये जो अंक है बहुत बढ़िया है, और कल जो रिलीज हो रहा है गुप्ता जी जो कर रहे हैं उसके लिए हमारी। तो दोस्तों ये रही हमारी एक संक्षिप्त वार्ता एसआर हरनोट जी के साथ, और जाता साल जो है इन्हें बहुत सारी नई खुशियां दे गया है। मतलब ये एक सौभाग्य की बात है कि दिसंबर अंक में कवि कुंभ का इन पर केंद्रित अंक आया है, और तुरंत 1 जनवरी को सेतु का अंक आ रहा है, तो दो विशेषांकों में एक साथ आना निश्चित तौर पर किसी भी लेखक को अच्छा लगता है। तो आपको फिर से सर बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हिमाचल में कवि कुंभ की साहित्यिक गतिविधियाँ अभी हमारे अकादमी और सेतु और हरनोट जी की संस्थाओं के साथ मिलकर और भी बड़ा खूबसूरत रूप लेंगी, और निश्चित तौर पर जो देश के बाकी हमारे साहित्यकार रचनाकार हमें सुन रहे हैं वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हम उन्हें जल्द ही हिमाचल में एक बहुत बेहतर और खूबसूरत कार्यक्रम देने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत आभार हमसे जुड़े रहने के लिए। साथ ही हरनोट सर आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी खास व्यक्ति के साथ किसी खास एपिसोड में। धन्यवाद।